गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों। धीरे धीरे आ रहे हैं लोग। लेट एवरीवन ज्वाइन। पीटीएम चल रहा है क्या किसी स्कूल में? हाँ सर, यस सर। मीटिंग चल रही है।
ओके बच्चों, तो पहले हम डिस्कशन कर लें क्या, जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का हमारा बचा हुआ है, बिकॉज इन टुमारोज टेस्ट सेक्शन जी तक आएगा। तो सेक्शन जी तक में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले पहले। अभी तक हम लोगों ने शायद सेक्शन ई तक डिस्कस किया हुआ है। या पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, राइट? सेक्शन जी डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में, है ना? यस सर। पिछली क्लास में सेक्शन जी डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। तो आज के लिए कुछ होमवर्क था क्या बच्चों, या आगे पढ़ा जाए? एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 या एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, इस तरह का कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने? हाँ, तो उसमें से डाउट्स पूछ लो बच्चों, फटाफट डाउट्स पूछ लो जल्दी जल्दी, फिर आगे पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1 3, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3। हाँ, तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 से डाउट पूछ लो बेटा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, ये दोनों मैंने दिए थे। इससे जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछ लीजिए जल्दी जल्दी। किया है या नहीं किया है भाई? मुझे लग रहा है नहीं किया है लोगों ने। किया है सर। भाई अगर नहीं किया है, डाउट्स नहीं है, तो आगे पढ़े। अगली क्लास में, ठीक है, अगली क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। आज आगे पढ़ लेते हैं। सब लोग यही चाहते हैं भाई, अगली क्लास में डिस्कस किया जाए, आज पढ़ लें आगे। यस सर, चलेगा। हाँ सर। ठीक है।
तो हम बेटे बात करते हैं अबाउट डिस्पर्शन। डिस्पर्शन के बारे में पिछली क्लास में भी अपन ने थोड़ी बात करी थी और हमने ये कहा था डिस्पर्शन क्या होता है ये समझा था, क्यों होता है ये समझा था। और हमने ये कहा था कि भाई किन कंडीशंस में डिस्पर्शन नहीं देखने को मिलेगा, कब नहीं देखने को मिलेगा, जबकि या तो नॉर्मली इंसिडेंट हो जाए या फिर डेंसर मीडियम में इंसिडेंट हो जाए वाइट लाइट, और ऐसे एंगल पे इंसिडेंट हो जो कि सारे CIR कलर के क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। ध्यान दो, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, इस वजह से क्रिटिकल एंगल भी अलग अलग कलर्स का अलग अलग होता है। अब देखो, जैसे मैं एक तुम्हें एग्जाम्पल कराता हूँ। मान लो हमें कहा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर के लिए है 1.52, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो कलर के लिए है 1.50 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए है 1.48। ये कुछ कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज हमें दी गई है ना। क्या होता है, ये किसका है, ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर डिफरेंट wavelengths। अब हमने क्या किया कि एक रे ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट जो है वो, उसको मैंने इंसिडेंट किया। ऑन अ ग्लास एयर इंटरफेस, और कितने एंगल पे इंसिडेंट किया बच्चों, मैंने इसको इंसिडेंट किया एट एंगल I, where I is equal to sin inverse of 2 by, कितने एंगल पे मैंने इसको इंसिडेंट किया, तो हमें पता लगाना है फाइंड which colors will be transmitted and which colors will be reflected। ये हमें पता। अब देखो, डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट रेज जा रही हैं, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का चांसेस तो है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा बड़ा हो जाए। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अब देखो, अगर मैं क्रिटिकल एंगल वॉयलेट के लिए निकालूंगा तो वो कितना आएगा बेटे, साइन इनवर्स 1 by 1.52,
क्रिटिकल एंगल अगर येलो के लिए निकालूंगा तो कितना आएगा, साइन 1/2 इनवर्स ऑफ 1/1.50। क्रिटिकल एंगल फॉर रेड निकालूंगा तो वो आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/1.48। अब देखो ये जो चीज लिखी हुई है 1.50 को हम 3/2 और 1/1.5 को 2/3 ऐसा लिख सकते हैं, और ये एग्जैक्टली एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि येलो के नीचे वाली जो रेज है, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम होता जाएगा। एज लैम्डा इंक्रीजेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम येलो से रेड की तरफ जा रहे हैं क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बढ़ती, येलो से रेड की तरफ जा रहे हो तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल बढ़ता जाएगा तो इन सारी लाइट के लिए तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो छोटा पड़ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं क्या हो रहा है, लैम्डा की वैल्यू तो कम हो रही है, लैम्डा की वैल्यू कम हो रही है, और लैम्डा कम हो रहा है तो इसका मतलब जो क्रिटिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बढ़ रहा है, यानी क्रिटिकल एंगल कम हो रहा है। तो येलो के ऊपर वाली जो लाइट है ना, उनके लिए क्रिटिकल एंगल इस वैल्यू से कम, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सबका इतना ही है लेकिन उनका क्रिटिकल एंगल छोटा है, यानी इन सब के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। येलो के नीचे वालों के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और येलो के लिए क्या सेटिस्फाई हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। तो क्या होगा बेटे कि सर यहाँ पे जो ये व्हाइट लाइट हमने इंसिडेंट करी है, ये दिस इज व्हाइट लाइट, तो क्या होगा बेटे, येलो कलर तो इधर ऐसे, येलो तो ऐसे, और क्या होगा, येलो के से जो कम वेवलेंथ वाले हैं, वेवलेंथ कम है तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उनके लिए क्रिटिकल एंगल कम है, उनके लिए आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वो सारे कलर्स नीचे हैं। अच्छा, जब वो जो कलर रिफ्लेक्ट होंगे ना वो सबके सब एक साथ रिफ्लेक्ट होंगे, वो अलग अलग नहीं है, वो एक साथ में, ठीक है? इस रिफ्लेक्टेड बीम में सबके सब आई एंगल पे रिफ्लेक्ट होंगे। कौन कौन से रिफ्लेक्ट होंगे, ये येलो से कम वेवलेंथ, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन ग्रीन, ये सब के सब तो नीचे हैं। और बाकियों का क्या होगा सर, बाकी कलर्स का रिफ्रैक्शन होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड होगा कुछ इस तरीके से, बाकी कलर्स, ठीक है। सबसे कम
कौन सा बैंड होता है बेटा? रेड सबसे कम बैंड होता है, ठीक है। और रेड, और फिर आगे चलते चलते यहाँ पर ऑरेंज और बाकी और कलर्स। येलो अपने अलग पड़ा रहा है। खैर इसका भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ से लेकर के रेड से लेकर के येलो तक ये पूरा कंटिन्यूअस बीम मिलेगा मेरे को, है ना। यहाँ पे मतलब आप ये समझ सकते हो कि शेड विल कंटिन्यूअसली चेंज फ्रॉम रेड टू येलो। शेड सर कंटिन्यूअसली चेंज फ्रॉम, कैसा बेटे? रेड, रेड से, येलो, और धीरे धीरे ये शेड कैसा हो जाएगा? ये येलो में ये शेड परिवर्तन हो जाएगा, और ये कंटिन्यूअस तरीके से हो रहा होगा। रेड, फिर बीच में अपने को ऑरेंज टाइप का, है ना। रेड, फिर थोड़ा हल्का रेड, रेड, फिर थोड़ा सा हल्का रेड, और इस तरह से अपने को कंटिन्यूअस रेंज मिल जाएगी। सर मैं यहाँ पे अलग से लिख के देता हूँ, नोट दैट ट्रांसमिटेड light will have continuous spread from red to yellow. And reflected light will travel as a single beam. और रिफ्लेक्टेड लाइट में कौन कौन से प्रेजेंट होंगे? वॉयलेट से लेकर के ग्रीन तक सारे प्रेजेंट। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। हाँ सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को बेटे? हेलो सर। क्लियर है भाई? कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है एक बार। सर सर ओके, तो बेसिकली हमें क्या चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और क्रिटिकल एंगल जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। इसकी वजह से मैं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जब मैं डेंसर मीडियम से व्हाइट लाइट को किसी एंगल पे इंसिडेंट करूं, तो कुछ रेज जो है वो तो ट्रांसमिट हो जाए और कुछ रेज रिफ्लेक्ट हो जाए। रिफ्लेक्टेड रेज विल नॉट अपीयर व्हाइट, हाँ व्हाइट अपीयर नहीं होंगी। हाँ, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। ओके, मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा कम करना पड़ा था। अभी अभी कुछ बोलना तो बेटे। हेलो सर। हाँ, अभी थोड़ा आवाज आया, थोड़ा और बड़ा। आप मेरे को काफी देर से आवाज दे रहे थे, मैं चैट बॉक्स की तरफ देख रहा था, उसमें कुछ लिखा। देखो चैट बॉक्स में जो मेरे पास डाउट्स आए, उसमें पहला डाउट है कि क्या रिफ्लेक्टेड रे वाइट अपीयर नहीं होगी? नहीं बेटे, वाइट अपीयर नहीं होगी। वाइट के लिए क्या है, सारे कलर्स चाहिए अपने को, है ना। तो ये वाइट अपीयर नहीं होगी। ये आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा ब्लूइश और इंडिगो उस तरह का ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, है
क्योंकि उस साइड की वेवलेंथ इसमें ज्यादा प्रेजेंट। सर I इज लेस देन C नियर रेड। हाँ, I जो है वो क्रिटिकल एंगल रेड का ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, रेड के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से, ये बात बिल्कुल सही है। I C से कम है, इसीलिए तो रेड को रिफ्रैक्ट करवाया हमने। ठीक है, in single beam of light we will see different shades of color। नहीं नहीं, सिंगल बीम ऑफ लाइट में डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर दिखाई नहीं देंगे, उन सब से मिलाकर के जो कलर बनता होगा वो दिखाई देगा, अलग अलग शेड नहीं दिखाई देंगे। अच्छा अच्छा, तुम इसकी बात कर रहे हो क्या, इसकी बात कर रहा है, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है। यस, यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल बड़ा है इन सबका, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम। और कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, अब क्लियर है। अच्छा, तुम ये बोलना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे जब मैंने, ठीक है, वो मैंने सुधार किया। और बोलिए। अब देखो हम क्या है बेटे, हम मीन डेविएशन डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो कि डिस्पर्शन हो रहा, ठीक है, अपन एक केस लेते हैं कि जिसमें क्या हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है। उल्टा केस मानता हूं मैं, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। अच्छा एक बात बताओ, जब ऐसे एयर से ग्लास में अगर जा रही होगी व्हाइट लाइट, तो क्या ऐसा चांस है क्या कि कुछ रेज रिफ्लेक्ट हो जाएं और कुछ रेज रिफ्रैक्ट हो जाएं, क्या ऐसा चांस है? नो सर। तब ऐसा कोई चांस नहीं है, तब तो क्या होगा, सबके सब रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्ट ही होंगे, है ना। अब ये व्हाइट लाइट की ट्रैवलिंग की डायरेक्शन है, तो हमने देखा था कि रेड सबसे कम बेंड होती है और वॉयलेट सबसे ज्यादा। ठीक है, ये रेड और इधर होता है, और ये एंगल जो होगा ये होगा डेविएशन फॉर रेड, ये पूरा एंगल हो जाएगा डेविएशन फॉर वॉयलेट, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसको हम कहेंगे क्या, एंगल ऑफ डिस्पर्शन। थीटा इज एंगल ऑफ, और थीटा को कितना लिखेंगे, डेविएशन इन वॉयलेट माइनस डेविएशन इन रेड। हम एक और टर्मिनोलॉजी डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डेविएशन इन येलो लाइट। which is delta in deviation is equal to deviation in yellow light, which is equal to delta 1। लगभग जो मीन डेविएशन होता है सबका अलग अलग डेविएशन हुआ है। मिनिमम डेविएशन इज फॉर रेड, मैक्सिमम डेविएशन इज फॉर वॉयलेट। तो मीन डेविएशन, एवरेज डेविएशन की अगर अपन बात करें तो एवरेज डेविएशन
लगभग किसके बराबर होता है, जो येलो लाइट में डेविएशन हुआ है उसके बराबर। एंड वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मीडियम। इसको ओमेगा सिंबल से डिनोट करते हैं। और ये जो डिस्पर्सिव पावर होती है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। And it is a constant for a medium. और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एंगल ऑफ डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा y, या डेल्टा v माइनस डेल्टा r डिवाइडेड बाय डेल्टा। इसको क्या कहेंगे, डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मीडियम। ठीक है, पर डिग्री जो इसने मीन डेविएशन प्रोड्यूस किया है ये कितने एंगल का डिस्पर्शन प्रोड्यूस करता है। इसको थ्योरेटिकली अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या दिस इज डिस्पर्शन पर यूनिट मीन डेविएशन। डिस्पर्शन पर यूनिट मीन डेविएशन। दिस इज डिस्पर्सिव। अब देखो ये डिस्पर्शन क्या हम ग्लास स्लैब के थ्रू देख पाएंगे। एक ग्लास स्लैब ग्लास स्लैब पे मैंने व्हाइट लाइट इंसिडेंट करी, अब देखो होगा क्या, अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे ग्लास स्लैब को एंटर करेगा, है ना। सबसे ज्यादा बेंड होगा वॉयलेट और सबसे कम बेंड होगा कौन सा कलर, रेड। लेकिन ध्यान दो कि जब फाइनली ये रे इमर्ज होगी तो सारे के सारे जो कलर्स होंगे वो ओरिजिनल इंसिडेंट बीम के पैरेलल ही इमर्ज। सारे के सारे कलर्स होंगे तो क्या होगा, जो आपके ओरिजिनल व्हाइट लाइट है उसी के पैरेलल इमर्ज होंगे सारे के सारे colours। होंगे या नहीं। Yes, sir.
मतलब ये नॉर्मल के साथ अगर मैं सबका एंगल निकालूं तो वो सबका सेम आएगा। ये वाइट थी, इधर ये था रेड, इधर था वॉयलेट, ये वॉयलेट, इधर आ गया रेड। देखो ग्लास के अंदर ये अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन स्लैब से निकलने के बाद फिर सबके सब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो क्या होगा कि टू एन ऑब्जर्वर हु इज viewing these rays from the other side of the glass slab, उसको क्या स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे उसको, या उसको वाइट लाइट ही दिखाई देगी? White light. उसको क्या होगा बेटे, उसको वाइट लाइट ही दिखाई देगी। टू द ऑब्जर्वर the emergent beam from parallel glass slab will appear white. तो हम क्या बोल सकते हैं कि the glass slab will not cause any deviation or any the glass slab will not cause any deviation or any dispersion. इस ग्लास स्लैब की वजह से ना तो कोई ओवरऑल डेविएशन होगा, ना ही कोई डिस्पर्शन होगा। थीटा भी 0 है और इसका मेन डेविएशन कहें तो वो भी 0। बट नोट दैट it will have non-zero dispersive power. Omega will be non-zero, उस पर कोई फर्क नहीं। हाँ बेटे बोलो। ओमेगा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओमेगा जो इस मटेरियल होगा ना उससे डिसाइड होगा। हम ये बात बोल सकते हैं क्या है कि डिस्पर्सिव पावर इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। हेलो सर। हाँ बेटे बोलो। सर वो ऑब्जर्वर को वाइट लाइट क्यों दिखेगा, वो वापस बताइए ना। हाँ बेटे अभी बताता हूँ। देखो क्या है, ये जितने भी कलर्स हैं ये सबके सब एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल कर रहे हैं। तो सबके सब एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल कर रहे हैं, तो
आंख का जो लेंस है वो इन सारे कलर्स को रेटिना पर एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करवा देगा। Since all the colors are traveling parallel to each other, they will be focused at one point on the retina of eye. तो सबके सब एक पॉइंट पे फोकस हो जाएंगे तो सारे कलर्स मिलजुल के हमें व्हाइट कलर ही तो दिखाई देगा। देखो हमने ये लास्ट क्लास में ये बात पढ़ा भी था, जैसे ये लेंस है या कोई मिरर है, उस पर अगर मैं एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर दूं, इस तरह की लाइट उस पर इंसिडेंट कर दूं, तो क्या होता है? क्या वो सबके सब एक जगह पर कन्वर्ज हो जाते हैं? लेंस उनकी इमेज कहाँ पर बना देता है? ऐसे एफ थीटा डिस्टेंस नीचे लेंस उनकी इमेज बना देता है, फोकल प्लेन में कितना एफ थीटा डिस्टेंस पर उसकी इमेज बना देता है। तो वैसा ही क्या होगा यहाँ पर भी, भले ये अलग अलग स्प्लिट है ना, ऐसा लग रहा है अपने को से यार वॉयलेट अलग है, रेड अलग है, बीच में अलग अलग कलर है, लेकिन क्या होगा, दे आर ट्रेवलिंग पैरेलल टू ईच अदर। तो अल्टीमेटली आंख में जब ये सारे के सारी रेज एंटर करेंगी तो वो आंख उनको एक ही जगह पर फोकस कर देगा। ये बात समझ में आती है बच्चों? सर यस सर। हाँ हाँ बेटे बोलो। सर व्हाइट लाइट जब इंसिडेंट हुआ और फिर जब एमर्ज हुआ तो दोनों में वॉयलेट और रेड कलर के बीच में डिस्टेंस सेम है। वॉयलेट और रेड कलर के बीच में डिस्टेंस सेम का मतलब क्या है? मतलब सर जब भी वो एमर्ज हुआ तो वॉयलेट और रेड के बीच में सेपरेशन बढ़ गया ना। बढ़ गया, हाँ। तो व्हाइट लाइट जब इंसिडेंट हुआ तो तभी उनके बीच में सेपरेशन उतना ही था कि वो एमर्ज होने के बाद सेपरेशन बढ़ गया। नहीं 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 नहीं, तब सेपरेशन नहीं था उनके बीच में, है ना, तब पूरा मिक्स होकर के चल रहे थे। ठीक है, ये बात तुम्हारी सही है कि यहाँ पर क्या है, व्हाइट रेड और वॉयलेट के बीच में सेपरेशन जीरो मान सकते हो। यहाँ पर इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, लेकिन इस सेपरेशन से हमारे देख पाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है बेटे, जब तक ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं तब तक क्या है, हमें वो व्हाइट ही दिखाई देगा, वो अलग अलग कलर नहीं दिखाई देगा। अलग अलग कलर दिख पाने के लिए क्या है, जैसे अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर ऐसा हो कि इस ग्लास के अंदर घुस जाए, यहाँ पे आ जाए कोई ऑब्जर्वर ऐसा वाला, तो उसको क्या होगा, ये अलग अलग कलर दिखाई दे जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन इस बाहर वाले ऑब्जर्वर को वो सेम ही कलर दिखाई दे, मतलब व्हाइट ही दिखाई दे, भले ही वो सेपरेटेड है, लेकिन क्योंकि पैरेलल चल रहे हैं इसलिए व्हाइट ही दिखाई देगा। ओके सर। तो देखो इस स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करने के लिए हम ग्लास स्लैब से तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए किसका यूज किया जाता है? यूज किया जाता है प्रिज्म। और हम यहाँ पर कौन सा कैसा प्रिज्म बात कर रहे हैं? स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म की बात कर रहे हैं। और उस पर किस तरह की रेज कंसिडर कर रहे हैं? नियर नॉर्मल इंसिडेंट रेज कंसिडर।
स्मॉल एंगल प्रिज्म की बात कर रहे हैं और नियर नॉर्मल इंसिडेंट रेज कंसिडर। अब देखो इस पर हमने क्या किया, व्हाइट लाइट इंसिडेंट, व्हाइट लाइट इंसिडेंट करी तो देखो स्मॉल एंगल प्रिज्म जो डेविएशन प्रोड्यूस करता है फॉर नियर नॉर्मल इंसिडेंट रेज, उसका क्या फॉर्मूला होता है, n-1 into a, where a is the apex angle of the prism। तो डेविएशन, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका अलग अलग है तो डेविएशन भी सबका अलग अलग प्रोड्यूस करेगा। डेविएशन इन वॉयलेट निकालना है तो वो होगा n फॉर वॉयलेट -1 into a। डेविएशन इन येलो निकालना है तो वो होगा n फॉर येलो -1 into a। डेविएशन इन रेड निकालना है तो वो होगा n फॉर रेड -1 into a। इस तरह से अलग अलग कलर्स का डेविएशन अलग अलग। तो क्या होगा बेटे, सबसे कम डेविएशन रेड का हो, सबसे ज्यादा डेविएशन वॉयलेट। ये वॉयलेट लाइट और ये रेड। ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे, दिस विल बी एंगल ऑफ डिस्पर्शन। वो बराबर होगा डेल्टा V माइनस डेल्टा R के। डेल्टा V को क्या लिखते हैं, NV -1 into a, और डेल्टा R को क्या लिखते हैं, NR -1 into a। तो ये बराबर हो जाएगा NV minus NR into a। This will be the angle of dispersion produced by a prism। और मीन डेविएशन की अगर हम बात करें तो मीन डेविएशन कितना होगा, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो -1 into a। ये मीन डेविएशन। क्या यहाँ पे हम सेपरेट कलर्स ऑब्जर्व कर पाएंगे, यहाँ पे आप बिल्कुल सेपरेट कलर्स जो है वो ऑब्जर्व कर पाओगे, क्योंकि they are traveling at different angles, and since they are traveling at different angles they will get focused at different positions on the retina।
तो क्या होगा, एन ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द prism will view them as separate colors. This observer will be able to view the spectrum. अब इसमें अगर हम डिस्पर्सिव पावर की बात करें तो डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, एंगल ऑफ डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। तो ये हो जाएगा कितना, एन वी माइनस एन आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एन वाई माइनस वन एन टू। तो डिस्पर्सिव पावर की क्या वैल्यू आ जाएगी, एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड एन वाई माइनस वन। एक बात ध्यान दो बेटे कि ये जो फॉर्मूला है डिस्पर्सिव पावर का, ये सिर्फ प्रिज्म के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर प्रिज्म, glass slab, any slab, lens, or any other boundary, right? Why? Because omega is property of medium. It is property of ये हमने भले ही प्रिज्म की मदद से डिराइव किया है, डिराइव करने में जरूर मैंने इसमें मदद किसकी ली है, प्रिज्म की, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के लिए कोई हमें डिस्पर्सिव पावर पूछे तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इस फॉर्मूले का बिल्कुल लगा सकते हो। लेंस के लिए भी यही फॉर्मूला लगे, और कैसा भी लेंस हो, प्लेनो कॉन्वेक्स हो कॉन्वेक्स, क्योंकि ज्योमेट्री पे डिपेंड ही नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन ज्योमेट्री ऑफ बाउंड्रीज। शेप ऑफ बाउंड्रीज पे डिपेंड ही नहीं करता। अच्छा, लेंस के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, उससे भी अपन समझ लेते हैं। रिलेशन बिटवीन dispersive power and focal length of the lens.
तो हमने एक बात पढ़ी है बच्चों कि जो फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, n of lens upon n of surroundings minus 1 into 1 by r1 minus 1 by या सराउंड इन एयर, अगर मैं लिखूं इन एयर या वैक्यूम की बात करूं तो 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना होगा, n ऑफ लेंस माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई, अब फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो है it will be different for different wavelengths. इसका मतलब क्या है, focal length will also be different for different wavelengths. इसका मतलब क्या है बेटे, जैसे मान लो कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये उसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, और इस पर मैंने क्या किया, व्हाइट लाइट इंसिडेंट, तो देखो यहां से क्या दिख रहा है हमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो 1/f ज्यादा होगा, यानी फोकल लेंथ कम होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो वॉयलेट कलर होगा उसकी फोकल लेंथ सबसे कम होगी और जो रेड कलर होगा उसकी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा। ठीक है, वॉयलेट की फोकल लेंथ सबसे कम होगी और रेड की फोकल लेंथ सबसे ज्यादा। और इस तरह का पूरा अपने को एक लीनियरली सेपरेटेड अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे। यहाँ पर दिखाई देगा रेड और इधर दिखाई देगा क्या, वॉयलेट। अब देखो एक तरीके से लेंस ने भी डेविएशन ही तो प्रोड्यूस किया है और सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें प्रोड्यूस किया है, वॉयलेट में। सबसे कम डेविएशन किसमें प्रोड्यूस किया है, रेड, है ना। यस सर। और ये जो डिस्टेंस आ रही है इसको बोल सकता हूँ फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट और ये जो पूरी डिस्टेंस आ रही है इसको बोलेंगे क्या, फोकल लेंथ फॉर रेड।
और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये चीज, ये हो जाएगी क्या, TF। अच्छा ध्यान दो, ये वाला एंगल जो मिलेगा मेरे को, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये इसको कहेंगे डेविएशन फॉर वॉयलेट। और इस डिस्टेंस को अगर हम h बोलते हैं, तो डेविएशन फॉर वॉयलेट को अप्रोक्सीमेटली मैं क्या लिख सकता हूँ, h डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट, है ना, assuming that delta v is small। उसी तरह से डेविएशन फॉर रेड क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ फॉर रेड। और डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन फॉर रेड करूंगा तो उसको एंगल ऑफ डिस्पर्शन बोल दूंगा ना, ये छोटा सा एंगल थीटा, है ना। मतलब इसका मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा बना देता हूँ सो दैट तुम्हें ठीक से बढ़िया नजर आ जाए। ये ऐसा, ये रेज इंसिडेंट हुई इस पर, इसमें मान लेते हैं वॉयलेट को यहीं पर कन्वर्ट, और रेड को थोड़ा आगे फोकस। हालांकि ध्यान दो, इतना भयंकर गैप नहीं होता है इनके बीच में, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है ना, लेकिन क्योंकि वो एंगल अपने को स्पष्ट रूप से बड़ा बड़ा नजर आ जाए, अच्छा खासा नजर आ जाए, उसके लिए मैंने सिर्फ इसको ऐसा बनाया। ये पूरी थी फोकल लेंथ ऑफ रेड, और ये क्या है, दिस इज फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट। ये हमारे ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ लाइट थी, तो ये था डेल्टा रेड, ये डेल्टा रेड है तो ये भी डेल्टा रेड हो गया, और ये पूरा है डेल्टा वॉयलेट, तो इधर जो एंगल बना ये भी क्या हो गया, डेल्टा वॉयलेट। ठीक है, ये जो एंगल बन जाएगा बेटे, ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन कहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि अपन ने देखा था, डेल्टा फॉर इस हाइट को अगर h मान लिया जाए, तो डेल्टा फॉर रेड को मैंने अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दिया था, h डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ फॉर रेड। डेल्टा फॉर वॉयलेट को क्या लिख दिया था, h डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट। एंगल ऑफ डिस्पर्शन होता है डेल्टा ऑफ वॉयलेट माइनस डेल्टा ऑफ रेड। तो इसके लिए अगर आप डिस्पर्सिव पावर कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आ जाएगा बेटे, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ वॉयलेट, नहीं, डेविएशन फॉर वॉयलेट को इसी प्रकार से हम h डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ फॉर डेविएशन फॉर येलो को h अपॉन फोकल लेंथ फॉर येलो लिख सकते हैं, मीन डेविएशन।
इन सब की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई एफ वी, h डिवाइडेड बाई एफ आर, h डिवाइडेड बाई एफ वाई। तो ओमेगा की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? h से h कैंसिल हो गया, 1/FB माइनस 1/FR डिवाइडेड बाई 1/FY। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे? FR माइनस FV डिवाइडेड बाई FV इंटू FR इंटू 1/FY। अब देखो, क्योंकि इनकी फोकल लेंथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए FV और FR के मल्टीप्लिकेशन को हम लगभग क्या लिख सकते हैं? FY का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते समय आप छोटे बहुत डिफरेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हो। जैसे देखो 1.92 इंटू 1.93 को मैं अप्रोक्सीमेटली 1.91 का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, राइट? उसमें ज्यादा फर्क नहीं। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते समय हमें ध्यान देना होगा। 1.93 माइनस 1.92 विल बी 0.01। इसको ऐसा नहीं कि अरे ये दोनों सेम ही है, इसको 0 बोल दो, तो वो परसेंटेज एरर आप उसमें काफी बड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो बेसिकली ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, उसको मैं लिख सकता हूँ एफ आर माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई, इसको एफ वाई का स्क्वायर लिख दिया तो ये एफ वाई हो जाए, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। या बेसिकली यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट माइनस फोकल लेंथ ऑफ रेड अपॉन फोकल लेंथ फॉर येलो। इसको शॉर्ट में माइनस डी एफ अपॉन एफ भी लिखते हैं। शॉर्ट में इसको क्या लिख देते हैं बेटे? माइनस डी एफ अपॉन, डी एफ क्या बता रहा है? वॉयलेट और रेड की फोकल लेंथ में डिफरेंस, ये डी एफ बता रहा है। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? डी एफ। ठीक है, now let us come back to this expression, this original expression again। ओमेगा को हमने क्या लिखा था? 1/f। सर हाँ बेटे, एक सेकंड, लास्ट पोजीशन। हाँ बेटे। ओके सर, हो गया। Yes, okay। अब 1/FV को क्या लिखेंगे? लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो हमारे पास था उसके हिसाब से NV माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 ऐसा लिख सकता हूँ। उसी तरह से 1 फोकल लेंथ फॉर रेड क्या हो जाएगा? NR माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 ऐसा होता है। और 1 फोकल लेंथ फॉर येलो क्या हो जाएगा? NY माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R। ये 1/R1 माइनस 1/R2 कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? NV माइनस NR डिवाइडेड बाई NY माइनस 1। ये ऐसी ओमेगा की वैल्यू अपने पास, ये वही वैल्यू आई ना जो हमने पहले प्रिज्म के लिए डिराइव करी थी। देखो यस सर। प्रिज्म के लिए भी हमने यही फॉर्मूला NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। इसको आप क्या है, इसको माइनस DF अपॉन F भी लिख सकते हो फॉर अ लेंस। माइनस DF का मतलब क्या है? माइनस ऑफ
FV minus FR divided by FY minus 1, और ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है बेटे? 1/FV minus 1/FR divided by 1/F1। ठीक है, ये सारी चीजें बराबर ही हैं, इनमें खास डिफरेंस नहीं। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता। ये बात क्लियर होती है सबको बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ना लेंस की, कि वो अलग अलग कलर्स को अलग अलग जगह पे फोकस करता है, दिस इज वन ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ लेंस, है ना? डिफेक्ट्स ऑफ लेंस जो होता है, ये दो तरह के डिफेक्ट स्फेरिकल लेंस में होते हैं। एक होता है स्फेरिकल एबेरेशन के नाम से उसको जानते हैं, और दूसरा होता है क्या? क्रोमेटिक एबेरेशन। Spherical aberration is found in spherical mirrors as well as spherical lenses, दोनों में ये देखने को मिलता है। जबकि क्रोमेटिक एबेरेशन जो है, इट इज फाउंड ओनली इन lenses, not in mirrors. तो बेसिकली क्रोमेटिक एबेरेशन क्या होता है? द इनएबिलिटी ऑफ ए लेंस to focus all the wavelengths incident parallel to it at one point, is called as chromatic aberration. Is called as chromatic aberration. अलग अलग कलर को वो अलग अलग जगह पे फोकस करता है, सेम जगह पे फोकस नहीं कर पाता, इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एबेरेशन। अब हम क्या करना चाहते हैं? इस क्रोमेटिक एबेरेशन को रिमूव करना चाहते हैं। We want to remove this chromatic aberration. तो इस क्रोमेटिक एबरेशन को रिमूव करने के बाद जो हमारे पास लेंस तैयार होता है, उसको बोलते हैं अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब अगर मेरे को एक डिजायर्ड पावर का लेंस चाहिए, टू ऑब्टेन एन अक्रोमेटिक लेंस of
some specific power या फोकल लेंथ, तो हम क्या लिखेंगे भैया, हम ऐसा लिखेंगे कि 1/f equivalent equal to 1/f1 plus 1/f2। f equivalent क्या हो जाएगा मेरी, रिक्वायर्ड फोकल लेंथ, ठीक है। Now for f equivalent to be achromatic, d by dn of f equivalent must be 0, ऐसा कर दें, where n is refractive index। मतलब मैं ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार कर दूं कि उसमें जब फोकल लेंथ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ डिफरेंशिएट करूं तो 0 आ जाए। इसका मतलब क्या है, f equivalent is independent of n, या यूं कहें कि फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वॉयलेट की और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ रेड की बराबर आ जाए, ठीक है। तो क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो LHS में क्या हो जाएगा, -1/f इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू df इक्विवेलेंट बाई dn। RHS में हो जाएगा -1/f1 स्क्वायर इंटू df1/dn -1/f2 स्क्वायर इंटू df2/, क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, कि dn को भी dn से कैंसिल कर दो, तो क्या मिल जाएगा, -1/f1 स्क्वायर इंटू df1 इज इक्वल टू 1/f2 स्क्वायर इंटू df, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लो, -1/f1 इंटू df1/f1 इज इक्वल टू 1/f2 इंटू df2/, अब df1/f1 को क्या लिख सकते हैं, ω1 डिस्पर्सिव पावर, यही पढ़ा था ना। माइनस df/f को क्या लिख सकते हो, ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, -df1/f1 को लिख लेंगे ω1, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, ω1/f1 बराबर है -ω2/f2 या ω1/f1 प्लस ω2/f2, ये बराबर हो जाए 0 के, है ना। इफ टू लेंसेस having focal lengths f1 and f2 are placed in contact with each other, then their equivalent will be achromatic, provided ω1/f1 plus ω2/f2 should be equal to 0।
अब देखो ध्यान दो, नोट दैट सिंस ओमेगा 1 and omega 2 will always be positive, this means F1 and F2 must be of different signs. मतलब क्या है, अगर कोई हमसे कहता है कि दो लेंसेस का कॉम्बिनेशन एक अक्रोमेटिक लेंस है, तो उनमें डेफिनेटली एक कन्वर्जिंग होगा तो एक डाइवर्जिंग होगा। दो कन्वर्जिंग लेंस को लेकर के अक्रोमेटिक लेंस नहीं बनाया जा सकता, दो डाइवर्जिंग लेंसेस को लेकर के एक अक्रोमेटिक लेंस नहीं बनाया जा सकता। ये जो कंडीशन है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 1/f1 को P1 लिखते हैं, लेंस 1 की ऑप्टिकल पावर ओमेगा 1 इंटू P1 प्लस ओमेगा 2 इंटू P2 इक्वल टू 0, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ये बात समझ में आती है बच्चों? तो हम, अच्छा ओमेगा 1 और ओमेगा 2 डिफरेंट होने चाहिए, नोट दैट for combination of two lenses to become achromatic, their dispersive powers must be different, otherwise equivalent focal length ही 0 आ जाएगी। और dispersive power different कब होगी? That is, they must be made up of different materials. अलग अलग मटेरियल्स के ही बने हुए होने चाहिए। सेम मटेरियल के दो लेंसेस कभी भी अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन नहीं देगा। अगर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करी आपने तो ओमेगा कॉमन आ जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 0 हो जाएगा, यानी एफ इक्विवेलेंट भी 0 आ जाएगा। तो एफ इक्विवेलेंट ही 0 आ गया, 1/f इक्विवेलेंट 0 आ गया, यानी एफ इक्विवेलेंट इन्फिनिटी आ गया, तो वो लेंस किसी भी काम का नहीं रहा हमारा, वो तो पैरेलल ग्लास स्लैब की जैसा ही हो गया। ये बात समझ में आती है बेटे? यस सर। yes sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन याद रखनी है, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए क्या होगा, ये वाला फॉर्मूले याद रखने हैं, ये 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 फॉर्मूले हमको ध्यान रखने। अच्छा, इसी तरह से अपन अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म भी तैयार कर सकते हैं। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, मतलब क्या हो जाए, एंगल ऑफ डिस्पर्शन 0 हो जाना चाहिए और एंगल ऑफ डेविएशन अपने आप ही नॉन जीरो हो जाए। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, सॉरी, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म मुझे तैयार करना है जो कि डेविएशन तो प्रोड्यूस करे लेकिन डिस्पर्शन प्रोड्यूस ना करे। तो ऐसे केस में देखो ध्यान दो,
प्रिज्म्स को मुझे उल्टा सीधा अरेंज करना पड़ेगा। इसका अपेक्स एंगल A1, इसका अपेक्स एंगल A2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। तो इसमें हम क्या चाहते हैं कि व्हाइट लाइट जब इंसिडेंट हो तो डेविएट तो हो जाए थोड़ी सी, मतलब येलो कलर इधर चला जाए, लेकिन बेसिकली रेड और वॉयलेट वो एक दूसरे के पैरेलल ही निकल। या ऐसे समझो तुम, रेड अगर कुछ इधर जा रहा है तो वॉयलेट भी इधर। वॉयलेट एंड रेड आर पैरेलल टू। तो देखो ध्यान दो कि हमें क्या करना है, डेविएशन ऑफ रेड मस्ट बी इक्वल टू डेविएशन ऑफ वॉयलेट, तभी तो वो एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल कर रहे हो। डेविएशन ऑफ रेड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेविएशन ऑफ रेड ड्यू टू प्रिज्म 1 माइनस डेविएशन ऑफ रेड ड्यू टू प्रिज्म 2। इसको लिख सकते हैं डेविएशन ऑफ वॉयलेट ड्यू टू प्रिज्म 1 माइनस डेविएशन ऑफ वॉयलेट ड्यू टू प्रिज्म 2। ये बात समझ में आती? इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा V1 माइनस डेल्टा R1, और LHS में डेल्टा V2 को ले जाओ तो डेल्टा V2 माइनस डेल्टा R2। तो ये हो जाएगा NV2 माइनस 1 इंटू A माइनस NR2 माइनस 1 इंटू A। ये बराबर हो जाना चाहिए NV1 माइनस 1 इंटू A माइनस NR1 माइनस 1 इंटू A। तो क्या हो जाएगा NV2 माइनस NR2 इज इक्वल टू NV1 माइनस NR1। ये बात समझ में आती है बेटे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये मान लो प्रिज्म के एंगल अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, तो इसको A2 लिख देते हैं, इसको A1 लिख देते हैं। तो ये यहाँ पर आ जाएगा A2 और ये यहाँ पे आ जाएगा A1। तो ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज एंगल ऑफ डिस्पर्शन ड्यू टू प्रिज्म 2 एंड दिस इज एंगल ऑफ डिस्पर्शन ड्यू टू प्रिज्म 1। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखना है तो NV2 माइनस NR2 इंटू A2 बराबर होना चाहिए किसके? NV1 माइनस NR1 इंटू A1। ये बात समझ में आती है बेटा? Yes, sir. Yes. उसी तरह से एक और केस होता है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। मतलब इस केस में डिस्पर्शन तो हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा। डेविएशन मतलब मीन डेविएशन नहीं हो रहा, डेविएशन इन येलो लाइट 0 आ गया। तो उस केस में भी क्या है, मेरे को प्रिज्म्स को ऐसे उल्टा सीधा रखना पड़ता है ताकि वो अपोजिट डायरेक्शन में डेविएशन प्रोड्यूस करें। इस केस में क्या होगा, व्हाइट लाइट अगर हमने इस तरह से इंसिडेंट करी है तो वो ऐसे ही निकल जाएगी, येलो लाइट ऐसे निकल जाएगी और रेड इसके थोड़ा सा ऊपर और
वॉयलेट इसके थोड़ा सा, तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, मीन डेविएशन 0 हो रहा है क्योंकि येलो लाइट जो है वो व्हाइट लाइट के पैरेलल चली गई है, लेकिन डिस्पर्शन हो रहा है। बात समझ में आई? अब येलो लाइट का डेविएशन 0 है, इसका मतलब क्या है, येलो लाइट का जितना डेविएशन प्रिज्म 1 ने किया माइनस येलो लाइट का डेविएशन प्रिज्म 2 ने किया, ये बराबर 0 के हो गया। तो इसको लिखेंगे n/1 माइनस 1 इंटू a1 माइनस n/2 माइनस 1 इंटू a2 इज इक्वल टू 0। या हम क्या लिख सकते हैं, n/1 माइनस 1 इंटू a1 इज इक्वल टू n/2 माइनस 1 इंटू a2। इसको डायरेक्ट विजन अरेंजमेंट भी बोलते हैं। जैसे जब डेविएशन होता है डिस्पर्शन नहीं होता, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन को अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट विजन अरेंजमेंट। उसकी ये कंडीशन, तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है, ये इससे हमारा डिस्पर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। इसके नोट्स रिवाइज कर लेना, और होमवर्क आपका अगली क्लास के लिए रहेगा बच्चों सेक्शन एच, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि उनका रोटेशन वगैरह नहीं हुआ, ठीक है, तो वो रोटेशनल मोशन जो है वो अभी के सिलेबस में नहीं आएगा, आपके इस वाले टेस्ट में नहीं आएगा, है ना। उसको जो है ध्यान दो, पहले 12th के कुछ चैप्टर्स हो जाएं हमारे, एटलीस्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो लगभग कंप्लीट हो गया है, एक आध लेक्चर और बचता है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कंप्लीट हो जाए, फिर रोटेशनल मोशन दे, है ना। ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। नोट्स 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 भेज रहा हूँ मैं। सर नोट्स दे रहे हैं आप? हाँ, नोट्स मैंने भेज दिया बेटे, मिला क्या? अब भी आया सर। ओके, अब पहले मैंने क्या सिर्फ एक बच्चे को ही भेज दिया, अभी सबको भेजा, मिल गया? ओके हाँ चलो, सर। ठीक है बेटे, अगली क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। सर।